रेडी स्टार्ट। महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक और हिस्सेदारी की जरूरत लंबे समय से रेखांकित की जाती रही है। इसके लिए अनेक योजनाएं चलाई गईं, कई नियम कायदों कानूनों में बदलाव किए गए, मगर अवसर आए निर्णय लेने की जगहों पर उनकी पहुंच, राजनीतिक भागीदारी आदि स्तरों पर स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं देखी गई है। अच्छी बात है कि विश्व आर्थिक मंच की इस साल की वार्षिक लैंगिक अंतराल रपट में लैंगिक समानता के मामले में भारत की स्थिति 8 पायदान सुधरी है। 146 देशों में वह 127वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल 135वें स्थान पर था। शिक्षा के सभी स्तरों पर पंजीकरण में लैंगिक समानता बढ़ी है। इसने 64.3% लैंगिक अंतराल को पाट दिया है। हालांकि आर्थिक सहभागिता और अवसरों के मामले में 36.7% समानता के स्तर पर पहुंचा है। महिलाओं के वेतन और आय के मामले में मामूली वृद्धि हुई है। राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में भारत ने 25.3% समानता हासिल की है। इस वक्त 2006 के बाद महिला सांसदों की संख्या सर्वाधिक है। निश्चित रूप से इन आंकड़ों से कुछ राहत का अनुभव किया जा सकता है, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लैंगिक समानता के मामले में यह रफ्तार संतोषजनक नहीं है। तुलनात्मक रूप से देखें तो कई मामलों की तरह लैंगिक समानता के स्तर पर भी हमसे गरीब माने जाने वाले पड़ोसी देश बेहतर स्थिति में हैं। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान हमसे बेहतर स्थिति में हैं। शिक्षा के मामले में निश्चित रूप से हमारे देश की लड़कियों ने लड़कों को बराबरी की टक्कर दी है। वार्षिक परीक्षाओं से लेकर कई प्रतियोगिताओं में वे लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करती देखी जा रही हैं। शीर्ष के कुछ स्थानों पर वही मौजूद नजर आती हैं। यह निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई को लेकर लड़कियों के बारे में माता पिता और समाज की बदली सोच का नतीजा है। मगर जब अवसरों की बात आती है तो वहाँ ऐसा ही उत्साहजनक वातावरण नहीं है। तमाम अध्ययनों से जाहिर है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों को कम अवसर उपलब्ध हो पाते हैं। फिर वेतन भत्तों में भी लड़कों की तुलना में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। दरअसल लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को लेकर लोगों के दृष्टिकोण में उदारता तो जरूर आई है, मगर उनकी योग्यता के आकलन में वही पुरुषवादी मानसिकता काम आती है। इस वजह से निर्णय वाली जगहों पर उनकी पहुंच मुश्किल से हो पाती है। महिला सशक्तिकरण का नारा तो अब पुराना हो चला, मगर इस तकाजे पर कभी गंभीरता से नहीं दिया गया कि बिना राजनीतिक सशक्तिकरण के महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण संभव नहीं हो पाएगा। विधायिका में 33% आरक्षण का मामला आज तक दलीय संकीर्णता की वजह से लटका पड़ा है। यहाँ तक कि राजनीतिक दलों के आंतरिक ढांचे में भी उच्च पदों तक उनकी पहुंच मुश्किल से
हो पाती है। बेशक वे कार्यकर्ता के रूप में बड़ी तादाद में दिखाई दे। जब भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों को नामित करने का प्रस्ताव भारत और अमेरिका लाते हैं, चीन अड़ंगा लगा देता है। चीन आदतन ऐसा करता है। मुंबई हमलों में वांछित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को नामित करने के प्रस्ताव पर चीन ने अपना रंग दिखाया है। यह प्रस्ताव पिछले साल सितंबर में अमेरिका ने रखा था और भारत ने इसका समर्थन किया था। चीन ने तब इस पर तकनीकी रोक लगा दी थी, जिसका प्रावधान सुरक्षा परिषद की दायशा और अल-कायदा प्रतिबंध समिति की प्रक्रियाओं में किया गया था। तकनीकी रोक के प्रावधान का उपयोग तब किया जाता है जब कोई सदस्य नामित व्यक्ति के बारे में अधिक जानकारी चाहता है। संयुक्त राष्ट्र में अगला कदम प्रस्ताव को स्थायी आपत्ति के तहत रखना होता है। चीन ने यही किया है, जबकि साजिद मीर की आतंकी पृष्ठभूमि और 2008 में मुंबई में हुए हमले में उसकी भूमिका के बारे में सैकड़ों सबूत उपलब्ध हैं। अब साजिद मीर को प्रतिबंधित करने के किसी भी प्रयास के लिए नया प्रस्ताव रखना होगा। 26/11 हमलों में मीर की भूमिका सर्वविदित है। मुंबई हमलों में वांछित लश्कर के आतंकी हेडली ने अमेरिकी एजेंसी FBI की पूछताछ में मीर और पाकिस्तानी सेना के एक मेजर इकबाल का नाम लिया था। 2016 में मुंबई की एक अदालत में अपनी गवाही में भी हेडली ने दोनों के नाम लिए थे। दरअसल मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने पर रोक लगाने में बीजिंग का निजी कोई फायदा नहीं है, सिवाय इसके कि वह खुद की ताकत दिखाए और पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों के लिए ढाल बने। मीर से जुड़े प्रस्ताव पर चीन के ताजा रवैये को लेकर भारत की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है कि आतंकवाद पर चीन की धारणा आत्म विनाशकारी है। चुनौती वैश्विक स्तर की है और अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की इच्छा शक्ति है तो तुच्छ भू राजनीतिक हितों को दरकिनार करना होगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ अपने भू राजनीतिक हितों के कारण चीन अपनी सोच का दायरा विस्तृत नहीं कर पा रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन का गैर जिम्मेदाराना रवैया तब सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं। इस घटनाक्रम का अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र की कूटनीति या क्वाड की गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। चीन सिर्फ यह दिखाना चाहता है कि उसे वैश्विक हितों की परवाह नहीं है। वह पाकिस्तान के नापाक इरादों का साथ देगा, लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों को याद रखना होगा कि आतंक से जुड़े संगठन अपने आकाओं के लिए ही मुसीबत बन जाते हैं, जैसे कि आज पाकिस्तान के लिए तहरीक-ए-तालिबान बना हुआ है। चीन ने भविष्य के लिए ऐसी ही आशंका का बीजारोपण किया है। क्षेत्रीय भू राजनीति के संकीर्ण हित साधन में चीन यह भूल रहा है कि आतंकवाद की लपटें
उसके दामन को भी झुलसा सकती हैं। स्टॉप।